हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है, आज हम कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड पढ़ेंगे और इस चैप्टर पे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम के कि उपसह संयोजन यौगिक किसे कहते हैं और इनका वर्गीकरण कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे उपसह संयोजन यौगिक होते क्या हैं। तो उपसह संयोजन यौगिक जिनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा उपसह संयोजन यौगिक। तो अब उपसह संयोजन यौगिक क्या होते हैं। देखो, जैसा कि अगर मैं आपसे बात करूं तो ये, अगर मैं एक एग्जाम्पल लेने की बात करूं तो यहाँ पर क्या होता है। जैसे ये एक कोई परमाणु है, क्या है ये Ni, क्या है एक केंद्रीय परमाणु है, और ये CO क्या है, ये लिगेंड, और यहाँ पे 4 है। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, ये क्या होते हैं, लिगैंड होते हैं, और ये ऐसे लिगैंड होते हैं जो उदासीन भी होते हैं, और इनसे उदासीन भी होते हैं धनायन और ऋणायन। और इस सभी टाइप के यहाँ पे जो लिगैंड होते हैं वो इनसे क्या होते हैं, केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु से जो उदासीन अणु या आयन होते हैं वो क्या होते हैं, उपसह संयोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। उन यौगिकों को उपसह संयोजन यौगिक कहते हैं। एक बार और याद रखना, ऐसे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु, अगर मैं बात करूं यहाँ से, जो केंद्रीय धातु परमाणु है Ni, ठीक है, यहाँ पर एक CO होगा और एक CO यहाँ पर होगा बेटा, और एक CO स्टूडेंट्स यहाँ पर होगा, और एक CO यहाँ पे होगा। अब ये जो CO है स्टूडेंट्स, ये जो CO आपको दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये लिगैंड है। क्या है ये स्टूडेंट्स, ये लिगैंड है। और ये जो लिगैंड है ये क्या है, एक उदासीन लिगैंड है। अब यहाँ पे उदासीन भी हो सकता है, धनायन ऋणायन कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे लिगैंड जो उप सहसंयोजन बंध द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े होते हैं उन यौगिकों को उप सहसंयोजन यौगिक कहते हैं, और उप सहसंयोजन यौगिकों को ही संकुल यौगिक कहते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई है। तो स्टूडेंट्स, आप इसको नोट कर सकते हैं। जैसे जैसे में आप बात कर सकते हैं, ये क्या है आपका उप सह संयोजन यौगिक है। दूसरे एग्जाम्पल की अगर बात करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल पे आप लिख सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे लिखो K4 और FeCN और Fe और CN6, अगर देखो तो यहाँ से ये क्या है, ये K पॉजिटिव देता है। तो यहाँ पे क्या है, ये पोटेशियम प्लस आयन है। अब यहाँ पे ये भी क्या है, एक केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये सभी क्या है, एक आपका उप सहसंयोजन बंध बनाते हैं। और जब उप सहसंयोजन बंध बनता है तो वहां पर कहा गया कि भैया इनको उप सहसंयोजन यौगिक कहते हैं। राइट। बात करते हैं कि संकुल यौगिक क्या होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि उप सहसंयोजन यौगिकों को ही संकुल यौगिक कहते हैं। अगर आप संकुल यौगिक के बारे में लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि ऐसे यौगिक या आयन जो जो केंद्रीय धातु परमाणु से उदासीन केंद्रीय धातु परमाणु से उप सह संयोजन बंध द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, उनको संकुल यौगिक कहते हैं। और संकुल यौगिक को ही उप सह संयोजन यौगिक कहते हैं। राइट। बात करते हैं स्टूडेंट्स संकुल संकुल आयनों के आधार पर उप सह संयोजन यौगिकों का सामान्य वर्गीकरण। देखो, संकुल आयनों का अगर हम वर्गीकरण की बात करें तो स्टूडेंट्स इनका वर्गीकरण हम निम्न प्रकार से करते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें, सबसे पहले यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं कि धन संकुल आयन यौगिक। अब जी सर, मेरा फोन मिला मुझे आज में कोई काम नहीं, क्लास आधा एक घंटा लग जाएगा। जा रहे होगा आप कहीं? 6:30 कितने बजे तक? 6:30 बजे आराम से आ जाओ। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें धन संकुल आयन युक्त यौगिक की, अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें, देखो ऐसे यौगिक जिन पर क्या होता है, धनात्मक आवेश उपस्थित होता है, उन यौगिकों को धन संकुल आयन युक्त यौगिक कहते हैं। राइट। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे कि अगर आपसे मैं बात करूँ, कोई एक एग्जाम्पल की बात करूँ तो स्टूडेंट, जैसे कि अगर यहाँ पे आपने Cu ले रखा है और यहाँ पर H2O6 और 6, और यहाँ पे आपने क्या किया है स्टूडेंट्स, 2 प्लेस लगा लिया है। अगर आप देख पा रहे होगे तो यहाँ से क्या होता है, ये जो अगर आप इसको तोड़ने की कोशिश करो स्टूडेंट्स, इसको अगर आप तोड़ने की कोशिश करो तो ये Cu2+ बनाएगा। ठीक है। Cu2+ बनाने के बाद यहाँ से आप देख पा रहे हो तो ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है, ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है क्या है, इस पर आवेश आ चुका है +2। ठीक है। तो अब आप ऐसे कह सकते हैं कि भैया
ऐसे यौगिक जिन पर क्या होता है, धनात्मक आवेश उपस्थित होता है, उन्हें धन संकुल आयन युक्त यौगिक कहते हैं, राइट। अब यहाँ पे अगर आपको देखो, अगर कुछ एग्जाम्पल की और बात करें, जैसे मैंने बात करी आपसे Zn और CN4, और यहाँ पे मैंने 2 माइनस आयन लगा दिया, तो एक आप कह सकते हैं ऐसे यौगिक जिन पर क्या होता है, ऋणात्मक आवेश उपस्थित होता है, तो उन्हें ऋण संकुल आयन युक्त यौगिक कहते हैं। देखो एग्जाम्पल यहाँ पे अब बात आई ऋण संकुल आयन युक्त यौगिक, ये बात क्लियर हो गई। इसका एग्जाम्पल में अगर और भी आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं FeOH4 और यहाँ पर स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं 2 माइनस। तो ऐसे यौगिक जिन पर क्या होता है, ऋणात्मक आवेश उपस्थित होता है, तो उन्हें ऋण संकुल आयन युक्त यौगिक कहते हैं। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप इनके एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, काफी सारे एग्जाम्पल है। बस यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। अब बात करते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट की बात करने की कोशिश करें तो हम बात करेंगे उदासीन संकुल आयन युक्त यौगिक। देखो सबसे पहले आपने बात की उस पर, जो यौगिक था उस पर क्या था, प्लस चार्ज था, तो आपने बोला कि वो धन होगा, पॉजिटिव होगा। जिस पर निगेटिव आया तो आपने ऋण बोला। अब बात करते हैं हम उदासीन की बात करते हैं स्टूडेंट। तो जो उदासीन होते हैं तो ऐसे संकुल आयन युक्त यौगिक जिन पर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, उदासीन संकुल आयन युक्त यौगिक कहते हैं। अब देखो जैसे कि अब यहाँ पे आप बात कर लो, ठीक है स्टूडेंट्स, Fe है या Fn लेकर आप यहाँ पे बात कर लो कि यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की बात करो तो Mn लिख लो आप, Mn, राइट। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स H2O NS3 4। तो ये क्या हो सकते हैं, देखो यहाँ पर कोई आवेश नहीं है, तो आप कह सकते हैं इसके बारे में भी, ये क्या है, उदासीन संकुल आयन युक्त यौगिक है। और यहाँ पर अगर इसका एक एग्जाम्पल और बात करें स्टूडेंट्स, तो इसका एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं आप, H2O2 और Cl2। तो ये इसके सभी क्या हैं, ये सभी क्या होंगे, उदासीन संकुल आयन युक्त यौगिक होते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट, नए टॉपिक की बात करते हैं, तो आता है उपसह संयोजन सत्ता या सबन में सत्ता। अब ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है वाजिब दफा। तो अब ये होती क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, राइट। अब बात करने की कोशिश करो स्टूडेंट, तो अगर इसको आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अगर तो एग्जाम में जा रहे हैं, तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। इसको समझने के लिए एक काफ़ी अच्छा मेथड है जिसको मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, तो आप समझ सकते हैं कि उपसह संयोजन सत्ता सबन में सत्ता होती क्या है। देखो अभी यहाँ पे बात की गई स्टूडेंट, जैसे अगर बात करो, देखो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ तो जैसे देखो CO है, ठीक है, और स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, H2O3 है, राइट। और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, 3 है। अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पे सबन में सत्ता होती क्या है, देखो ये क्या है स्टूडेंट्स, एक केंद्रीय धातु परमाणु है। ये क्या है, ये केंद्रीय धातु परमाणु है यहाँ पर, ठीक है। अब ये क्या है, ये लिगेंड है। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये लिगेंड है। यहाँ पर कितने लिगेंड है, ये भी 3 लिगेंड है, एक H2O के, और यहाँ पे Cl के कितने हैं, ये भी 3 लिगेंड है। अब ये क्या होता है यहाँ पे, ये जो आपका CO है, ये जो CO है, अगर आप इसकी बात करो तो यहाँ पर एक Cl जुड़ा होगा, ठीक है, और यहाँ पर भी एक Cl जुड़ा होगा, और यहाँ पर भी एक Cl जुड़ा होगा, और यहाँ पर एक H2O जुड़ा होगा, यहाँ पर एक H2O जुड़ा होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, और यहाँ पर एक H2O जुड़ा होगा। अब कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है, राइट। अब ये केंद्रीय धातु परमाणु जो है, ये एक क्लोरीन यहाँ पर है, दूसरा क्लोरीन यहाँ पर है, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर तो अलग तरह की होगी, लेकिन मैंने एक नॉर्मल से आपको समझाने के लिए बनाई है, ठीक है। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ये इसके, ये है 4 हो गए, ये 5 हो गए, ये 6 हो गए। देखें तो 3 आपके H2O हैं और 3 ही क्या है, CO3 हैं।
तो यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, 3 क्लोरीन लिगेंडों से जुड़ा हुआ है और 3 ही H2O लिगेंडों से जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक्वा लिगेंड से जुड़ा हुआ है। अब आप कह सकते हैं कि जब केंद्रीय धातु परमाणु जितने लिगेंडों से जुड़कर एक उप सह संयोजन यौगिक बनाते हैं तो उसको समन्वय सत्ता कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसकी समन्वय सत्ता अगर देखने की बात करो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये क्या है, 3 तो क्लोराइड आयन है और 3 आपके एक्वा आयन है और 3 ही क्लोराइड आयन है, उनके साथ जुड़कर क्या है, एक संकुल आयन उपसहसंयोजन यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। तो जब निर्माण कर रहे हैं इसमें मिलकर, तो ये क्या कहलाते हैं, ये कोबाल्ट की समन्वय सत्ता कहलाती है। जब लिगैंड क्या होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़कर इस उपसह संयोजन यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उस यौगिक को क्या कह सकते हैं आप, उपसह मतलब समन्वय सत्ता कहते हैं, राइट। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर बात करें समन्वय मंडल। अब समन्वय मंडल होता क्या है, अगर इसकी बात करने की कोशिश करें तो स्टूडेंट्स, जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे कि NiCO4 है स्टूडेंट्स, NiCO4 है। अब ये समन्वय सत्ता कब बनाते हैं, जब केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, जब केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, लिगेंडों के साथ मिलकर क्या होता है, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, आपस में जुड़ा हुआ होता है, तो वो क्या करते हैं, एक समन्वय मंडल का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब ये इन्होंने क्या बनाई, समन्वय मंडल बनाई, तो ये इनकी क्या होती है, समन्वय मंडल होती है। क्यों क्या होती है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो Ni है, ये जो Ni है ये 4 CO से जुड़ा होता है, 4 CO से जुड़ा होता है। अब ये 4 CO से जुड़ा होने के कारण क्या होता है, ये इसने इस टाइप की एक स्ट्रक्चर बनाई। अब ये इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु 4 उदासीन कार्बोनिल लिगैंड से जुड़ा हुआ है, और जुड़ा हुआ होने के कारण इसको इस ब्रैकेट के अंदर क्या किया गया, बंद किया गया। इस ब्रैकेट के अंदर क्या हुआ, इसको फिल करने की वजह से यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु इस उदासीन लिगैंड से जुड़ा होने के कारण इस समन्वय सत्ता, इसका समन्वय मंडल का निर्माण करता है। जब केंद्रीय धातु परमाणु जब किसी उदासीन अणु या आयन से जुड़कर एक स्क्वायर ब्रैकेट में होता है तो वह एक समन्वय मंडल का निर्माण करता है, राइट। इसके काफी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, इसका एक एग्जाम्पल ये हो चुका है। दूसरा अगर इसका एग्जाम्पल आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, FeCN4 CN6 लिख दो। तो ये भी क्या है, ये भी समन्वय सत्ता का निर्माण कर रहे हैं, राइट। तो इस तरह से आप इनको भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं नए टॉपिक की, केंद्रीय परमाणु या आयन। अगर हम बात करें स्टूडेंट, एक मिनट के लिए, अगर हम बात करें केंद्रीय परमाणु या आयन की बात करें तो आप इसको देखो, केंद्रीय परमाणु आयन क्या होता है। अब केंद्रीय परमाणु होता है क्या है, अगर मैं सबसे पहले अगर आपसे बात करने की कोशिश करूं तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो निकिल है, यहाँ पर जो निकिल है वो क्या है, केंद्रीय परमाणु। जो यहाँ पर ये जो आपको निकिल दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, ये क्या है, केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय परमाणु है। अब ये क्या है स्टूडेंट्स, केंद्रीय परमाणु। अब आप कह सकते हैं कि भैया एक ऐसा तत्व जो उदासीन लिगैंडों के द्वारा, ठीक है, या आयनों के द्वारा क्या होता है, जुड़ा होता है, क्या होता है, जुड़ा होता है, उनसे जुड़ा हुआ होता है। और किसके द्वारा जुड़ा होता है, मैंने पीछे बताया, उप सह संयोजन बंध के द्वारा। किसके द्वारा, उप सह संयोजन, उप सह संयोजन बंध के द्वारा जुड़ने के कारण क्या होता है, ये क्या करता है, क्या बनता है भैया, एक संकुल यौगिक बनाता है। क्या बनाता है, एक यौगिक का निर्माण करता है, किसका, यौगिक का। और उसको क्या कहते हैं आप, उप सह संयोजन यौगिक कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता चल चुका है कि Ni क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है। अच्छा सी, अगर आप इसको बात करने की कोशिश करो स्टूडेंट्स, इसकी बात करने की कोशिश करें आप किसकी, यहाँ पर अगर आप बात करो, इसकी बात करो CO की, तो ये क्या होता है, लिगेंड होता है। क्या होता है स्टूडेंट, लिगेंड। अब ये क्या होता है, लिगेंड, ठीक है। अब आप सब कह सकते हैं एक ऐसा तत्व जो क्या होता है, किसी लिगेंड से क्या होता है, दो भी लिगेंड हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी लिगेंड हो सकते हैं, ये आप नहीं कह सकते, ठीक है। कितने भी आपको इस टेक्स्ट में मिल सकते हैं, यहाँ पे 4 लिगेंड है। अब क्या होता है, एक ऐसी धातु या एक ऐसा परमाणु, ठीक है, जो क्या होता है, लिगेंडों के द्वारा उप सह संयोजन बंध से, ठीक है, लिगेंडों से उप सह संयोजन बंध द्वारा क्या होता है,
जुड़ा होता है तो उस परमाणु को केंद्रीय परमाणु कहते हैं। तो उस परमाणु को केंद्रीय परमाणु कहते हैं। लिख सकते हैं जब कोई परमाणु किसी उदासीन परमाणु या अणु से किसी उदासीन परमाणु या अणु से उपसह संयोजन बंध द्वारा जुड़ा होता है तो उस परमाणु को केंद्रीय परमाणु कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, तो यहां पर जो निकिल होगा वो क्या होगा, केंद्रीय परमाणु होगा, राइट। बात करते हैं लिगेंड। अब लिगेंड होते क्या है कि जो केंद्रीय परमाणु से उदासीन अणु जुड़े होते हैं या आयन जुड़े होते हैं उनको लिगेंड कहते हैं। ठीक है भैया, आप लिगेंड क्या हो सकते हैं, मैंने अभी आपको बता दिया पीछे। ये क्या है, जो ऐसे अणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु से उपसह संयोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें लिगेंड कहते हैं। बात समझ आती है। तो यहाँ पर CO क्या है, लिगेंड है। क्या है स्टूडेंट्स, लिगेंड होता है। CO क्या होता है, लिगेंड होता है, राइट। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट नए टॉपिक है, लिगेंड का वर्गीकरण। अब लिगेंड का वर्गीकरण निम्न प्रकार से हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आवेश के आधार पर जो लिगेंड होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो धनावेशित लिगेंड। अब धनावेशित लिगेंड किसे कहते हैं, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, लिगेंड किसे कहते हैं और लिगेंडों का वर्गीकरण कीजिए आवेश के आधार पर। ठीक है, अब ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि लिगेंड किसे कहते हैं और इनका वर्गीकरण कीजिए संयोजकता के आधार पर। अभी जो आज एग्जाम हुआ है हमारे कॉलेज में, तो वहां पे एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि द्विधातु लिगेंड किसे कहते हैं। तो काफी कुछ बच्चों ने अच्छा क्वेश्चन लिखा कि ऐसे लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु होते हैं उसे द्विधातु लिगेंड कहते हैं। किसके बेस पर आया था, संयोजकता के बेस पर आया था। तो आज बात करते हैं स्टूडेंट्स लिगेंड को धन आवेश के आधार पर। अब सबसे पहले बात करते हैं कि भैया धनावेशित लिगेंड क्या होते हैं। अगर धनावेशित लिगेंड आप पढ़ रहे हैं तो आप कह सकते हैं ऐसे लिगेंड जिन पर धनात्मक आवेश उपस्थित होता है उन्हें धनावेशित लिगेंड कहते हैं। जैसे अगर आपको एग्जाम्पल लिखना है जैसे में, तो आप लिख सकते हैं भैया क्या NH4 क्या है। अब इस लिगेंड पर क्या है, धनात्मक आवेश है। भाई इस लिगेंड पर क्या है, धनात्मक आवेश, तो कह सकते हैं आप लिख सकते हैं NO+। तो ये सब ये क्या है, लिगेंड है। अब इन पर क्या है, धनात्मक आवेश उपस्थित है। ऐसे बहुत सारे लिगेंड आप लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लिगेंड है। तो आप कह सकते हैं ऐसे लिगेंड जिन पर धनात्मक आवेश उपस्थित होता है उन्हें धनावेशित लिगेंड कहते हैं, राइट। अब बात करते हैं स्टूडेंट हम ऋणावेशित लिगेंड क्या होते हैं। ठीक है, अब ऋणावेशित लिगेंड को समझने के लिए आपको ऐसे भी याद रखना होगा, जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है स्टूडेंट्स, यहाँ पर पॉजिटिव था, लेकिन अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे अगर बात करोगे आप Cl- Br- हो जाएगा, Cn- हो जाएगा। तो ये क्या है, तीनों लिगेंड है। लिगेंड तो और भी सारे हैं जिन पर क्या है, निगेटिव चार्ज है। ठीक है, जिन पर क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो आप कह सकते हैं कि ऐसे लिगेंड जिन पर ऋणात्मक आवेश उपस्थित होता है उन्हें ऋण आवेशित लिगेंड कहते हैं। ऐसे लिगेंड भैया, ऐसे लिगेंड जिन पर ऋणात्मक आवेश उपस्थित होता है उन्हें ऋण आवेशित लिगेंड कहते हैं, राइट। अब इसके एग्जाम्पल आप जैसे लिख सकते हैं जैसे में, तो ये आपका ऋण आवेशित लिगेंड का एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं स्टूडेंट। तो ऋण आवेशित लिगेंड आपके हो गए, मैंने आपको बता दिया है। आगे बात करते हैं नए टॉपिक की, इसी में बात करते हैं उदासीन लिगेंड। अब उदासीन लिगेंड क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आप कह सकते हैं ऐसे लिगेंड जिन पर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है उन लिगेंडों को क्या कहते हैं, उदासीन लिगेंड कहते हैं। जैसा अगर आप बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप जैसे बात करने की कोशिश करो
तो देखो H2O है, इस पर कोई आवेश नहीं है, ठीक है। NH3 है, इस पर भी कोई आवेश नहीं है, ठीक है। अब ये क्या है, ये भी तो लिगेंड ही है ना, तो इन पर तो कोई आवेश नहीं है। तो आप तो बहुत ही आसान से कह सकते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज है वो धन आवेश है, जिन पर नेगेटिव चार्ज है वो ऋण आवेश है, जिन पर कोई चार्ज नहीं वो क्या होंगे आपके भाई, उदासीन होंगे, ऐसी बात है। तो ऐसे लिगेंड जिन पर कोई आवेश नहीं होता है उन्हें उदासीन लिगेंड कहते हैं, राइट। इतना समझ में आया? अगर आपको इतना समझ में आ चुका है तो आप इस वीडियो को शेयर करना, अपने फ्रेंड्स को भी बताना, क्योंकि आपके लिए ही हम यहाँ पे बहुत ही अच्छा कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है हमारे मोहित सर की तबीयत खराब है, जिसकी वजह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी, तो आज मुझे खुद ही ये सिस्टम करना पड़ा। लेकिन मैं तो आपसे आप दुआ करना और मैं भी दुआ करता हूँ कि हमारे मोहित भाई जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, जिससे कि हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आवे, ठीक है। अगर ऐसा आप दुआ करेंगे तो हम इंशाल्लाह, आप ठीक है मोहित भाई के लिए दुआ करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि उनको जो तबीयत खराब है उनकी वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे और जल्दी से हमारी क्लासों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही बने रहिए और अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। तो स्टूडेंट देखते हैं आगे भी कुछ टॉपिक हैं, अगर हम इनको बात करते हैं तो संयोजकता के आधार पर लिगेंडों का वर्गीकरण करते हैं। अब देखो संयोजकता के आधार पर लिगेंडों का हम वर्गीकरण करें तो ये भी बहुत कई प्रकार के होते हैं। और तो यहाँ से क्वेश्चन आया था आज एग्जाम में स्टूडेंट्स का। तो बात करते हैं एक दंतुर लिगेंड। अब एक दंतुर लिगेंड होता है, द्विदंतुर लिगेंड होता है और त्रिदंतुर लिगेंड होता है। तो आप कह सकते हैं एक दंतुर लिगेंड होते क्या है? ऐसे लिगेंड जिन पर क्या होता है, जिन पर एक दाता परमाणु होता है, जिन पर एक दाता परमाणु होता है उन्हें एक दंतुर लिगेंड कहते हैं। बात समझ आती? ऐसे लिगेंड जिन पर एक क्या होता है बेटा, जिन पर क्या होता है बेटा, जिन पर क्या होता है, जल्दी बताओ। ऐसे वे लिगेंड जिनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु होता है उन्हें एक दंती लिगेंड कहते हैं। सही है। अब देखो यहाँ पे जैसे अगर आप देखो तो एग्जाम्पल में तो स्टूडेंट्स L और M है। हमने बोला वे लिगेंड जिन पर इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या होता है, एक दाता परमाणु, इलेक्ट्रॉन युग्म पर एक दाता परमाणु उपस्थित होता है, ठीक है। वे लिगेंड जिनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु होता है उन्हें क्या कहते हैं आप, एक दंती या एक दंतु लिगेंड कहते हैं, जैसे LM, ठीक है। और ये जो उदासीन होते हैं ये लिगेंड क्या होते हैं, उदासीन भी हो सकते हैं, धनायन भी हो सकते हैं, ऋणायन भी हो सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लो, ठीक है, जैसे इसके बारे में एग्जाम्पल में बात करो तो यहाँ पे आप H2O लिख लो, ठीक है, और NO+ लिख लो, ठीक है। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप इसके, ठीक है। और यहाँ पे Cl- लिख लो। ये सभी यहाँ पे क्या होते हैं, तो इनके सबके पास एक एक दाता परमाणु उपस्थित होता है, ठीक है, जिसकी वजह से इन्हें एक दंती लिगेंड कहते हैं। ऐसे वे लिगेंड जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु उपस्थित होता है उन्हें एक दंती या एक दंतु लिगेंड कहते हैं। इनके ये सभी एग्जाम्पल है, राइट। बात करते हैं स्टूडेंट्स द्विदंतु लिगेंड। अब द्विदंतु लिगेंड क्या होते हैं इसको आप समझेंगे बहुत ही अच्छे से विस्तार से, ठीक है। अब कह सकते हैं आप, ठीक है, वे लिगेंड जिनके पास दो दाता परमाणु होते हैं उन्हें द्विदंतुर लिगेंड कहते हैं। वे लिगेंड जिनके पास दो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु होते हैं उन्हें द्विदंतु लिगेंड कहते हैं। अब जैसे अगर यहाँ पे बात करो स्टूडेंट्स तो देखो यहाँ पे अगर बात करो तो जैसे L और यहाँ पर M था, ठीक है। अभी आपने रिप्रेजेंट कर दिया, देखो यहाँ पे एक और ये दो, तो यहाँ पर क्या है, दो दाता इलेक्ट्रॉन युग्म है। और आप इसका और भी ज़्यादा इसका उदाहरण ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका आप उदाहरण भी ले सकते हैं, कैसे मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 और यहाँ पे नाइट्रोजन पे एक नाइट्रोजन यहाँ पर है, एक नाइट्रोजन यहाँ पर है। अब यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन पर एक और एक क्या है, दो। यहाँ पर नाइट्रोजन पर दो दाता इलेक्ट्रॉन युग्म क्या है, उपस्थित हैं, ठीक है। वे लिगेंड जिन पर दो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु होते हैं उन्हें द्विदंतु लिगेंड कहते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे इसका भी एग्जाम्पल हो जाएगा और इसको हम ई एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ई एन भी बोलते हैं, ठीक है। एथेन 1,2 डाई एमीन भी कहते हैं, राइट। अब बात करते हैं स्टूडेंट, नए टॉपिक की बात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे त्रिदंतु लिगेंड क्या होती है। ये आप बहुदंती लिगेंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बहुदंती लिगेंड क्वेश्चन आया है, बहुदंती लिगेंड क्या होते हैं, ठीक है। तो बहुदंती लिगेंड की अगर बात करो तो इस प्रकार तो कह सकते हैं वे लिगेंड जिनके पास दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु होते हैं उन्हें बहुदंती लिगेंड कहते हैं। देखो यहाँ पे एल और ये एम है, तो एक तो ये है इसके पास, एक ये दो हो गए। उन्होंने बोला दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, तो ही उन लिगेंडों को बहुदंती लिगेंड कहते हैं, ठीक है। ऐसे लिगेंड जिनके पास दो या दो से अधिक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्मदाता परमाणु होते हैं, उन्हें बहुदंती लिगेंड कहते हैं। और इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं, जैसे में तो आपने ये लिख लिया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका उदाहरण आप लिख लो यहाँ पे, मैं आपको इसका एक उदाहरण बता देता हूँ, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, देखो आप यहाँ पर CH2 लिखो और यहाँ पर NH2 लिखो जो अभी आपने लिखा, ठीक है। और यहाँ पर भी CH2 लिखो और यहाँ पर NH2 लिखो, दो हो गए। और एक लिखो यहाँ पर NH। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये क्या हो गए, तीन हो गए। कितने हो गए? एक दो तीन। देखो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कितने हो गए, एक दो तीन। तो यहाँ पे क्या है, तीन इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु, जिसके वजह से इन्हें हम बहुदंती लिगेंड कह रहे हैं, क्योंकि दो से ज्यादा हैं, ठीक है। बात करते हैं स्टूडेंट नए आगे टॉपिक की बात करते हैं, उभयदंती या उभयदंतु लिगेंड क्या होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं उभयदंतु, ठीक है। ये काफी अच्छा टॉपिक है, उभयदंतु या उभयदंती लिगेंड किसे कहते हैं, एग्जाम में आने वाला टॉपिक है। इसको आप नोट कर लें हेडिंग को, उसके बाद मैं इसको समझा देता हूँ कि होते क्या है ये उभयदंती लिगेंड। अब देखो, अभी सबसे पहले मैंने आपको एक टॉपिक बताया कि ऐसे लिगेंड जिनके पास दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु होते हैं उनको बहुदंती लिगेंड कहते हैं। लेकिन इनके पास एक कंडीशन, इन्होंने कहा कि ऐसे लिगेंड जिनके पास दो या दो से अधिक दाता परमाणु होते हैं, लेकिन जब संकुल यौगिक बनाते हैं तो उस समय क्या होता है, जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उनके पास भी एक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, उभयदंती लिगेंड कहते हैं, उभयदंती लिगेंड कहते हैं। सही है, सही है बेटा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे CN और ये आपने बॉन्ड बनाया, देखो इसके कुछ एग्जाम्पल है बेटा, नोट कर लो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो कार्बन है वो क्या है, दाता परमाणु है, ठीक है। एक एग्जाम्पल ये हो गया, एक दो एग्जाम्पल और कर लो बेटा याद के लिए अपने, ठीक है। एग्जाम्पल लिख के तो आ जाओगे जब याद होगा तो आपको। सही है, देख लेते हैं स्टूडेंट्स। एक तो टॉपिक और होता है, वैसे टॉपिक है केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। आप स्टूडेंट्स आज का ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं और बात करते हैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में कि आपके केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। आज के लिए इतने ही काफ़ी। अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना चैनल को भी और सपोर्ट करना, जिससे कि हम भी मोटिवेट रहें और जिससे हम आपको वीडियो रोज़ प्रोवाइड कराते रहें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।